Good evening, student. After learning about the definition of cell cycle and various phases of cell cycle, now in this video we'll try to learn about the most important phase of cell cycle, that is interphase. Interphase is the longest phase of cell cycle and it constitutes 95% of it. There are various names which are given to the interphase and it is the most important topic for related to MCQ question. So let's try to learn in detail about interphase. So in the last video we have already learned that a cell cycle constitutes of two main phases, that is interphase and M phase. So a typical cell cycle will constitute of two main phases. First is interphase and second is the M phase. Now speaking about the interphase is the longest phase of cell cycle. It is the longest phase of cell cycle. This is the first MCQ which comes on interphase. Each and every stage of cell cycle will have most important MCQs and we will summarize all the MCQ in that particular phase so that it will be easier for you to remember. सेल साइकिल के हर एक स्टेज के ऊपर स्पेसिफिक MCQs आते हैं. वो कौन से MCQ आते हैं वो फिक्स है. हम क्या करेंगे कि हम सारी स्टेजेस के MCQ उसी स्टेज में लर्न कर लेंगे सो दैट हमें आगे जाके दिक्कत ना हो. ये पहला MCQ आता है इंटरफेस पे कि सेल साइकिल की लॉन्गेस्ट पीरियड कौन सा है. तो सेल साइकिल का लॉन्गेस्ट पीरियड जो है वो है इंटरफेस, बिकॉज इंटरफेस कॉन्स्टिट्यूट 95% ऑफ सेल साइकिल. ये 95% है. लेट्स से फॉर एग्जांपल कि अगर हम ह्यूमन सेल की बात करें कि जो एक अपनी लाइफ साइकिल 24 आवर्स में ख़त्म करता है, या तो हम ईस्ट सेल की बात करें जो अपनी लाइफ साइकिल 90 मिनट्स में ख़त्म करता है, तो उसमें का 95% टाइम वो इंटरफेस में रहेगा. सो इफ़ यू कंसिडर अ ह्यूमन सेल विल कंप्लीट अ सेल साइकिल इन 24 आवर्स. Out of 24 hours, this human cell will be there in interphase for 23 hours. So 95% of this 24 hour, that means near about 23 hours, the human cell is in interphase. And in the remaining 1 hour, the human cell will actually divides. In the same way, the yeast will have the cell cycle of 90 minutes. So out of the 90 minutes, ये जो ईस्ट का सेल है वो 95% उसका टाइम कौन से फेज में स्पेंड करेगा, वो इंटरफेज में स्पेंड करेगा. एंड दैट्स व्हाई इंटरफेज इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल. नाउ दिस इंटरफेज इज मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज. लेकिन पहले जो साइंटिस्ट थे उनको ऐसा लगता था कि अगर सेल डिवीजन की प्रोसेस यहाँ पे नहीं हो रही तो सेल एक्चुअली में कुछ नहीं कर रहा. इसलिए प्रायरली दिस फेज वाज गिवन अ नेम एज रेस्टिंग फेज. सो साइंटिस्ट ने इंटरफेज को ही जो पहला नाम दिया था वो था रेस्टिंग फेज. लेकिन फिर साइंटिस्ट को पता चला कि द रेस्टिंग फेज इज अ मिसनोमर, बिकॉज इंटरफेज ही वो फेज है जिसमें मैक्सिमम मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, सेल की साइज बढ़ती है, सेल का ग्रोथ होता है, सेल का कंटेंट डुप्लीकेट होता है. सो मैक्सिमम सेल डिवीजन की जो प्रिपरेशन है वो इंटरफेज में ही करनी पड़ती है. एंड दैट्स व्हाई साइंटिस्ट हैव चेंज द नेम एंड रेस्टिंग फेज ये नाम बदल के उसका नाम कर दिया गया प्रिपरेशन फेज. सो जो सेकंड नाम इंटरफेस को गिरा वो था प्रिपरेशन फेज. ये जो सारी प्रिपरेशन है वो मैक्सिमम एनर्जी कंजर्वेशन से जुड़ी हुई है, इसीलिए जो तीसरा नाम है इंटरफेस का वो है एनर्जी फेज. सो इंटरफेज इज ऑल्सो कॉल्ड एज एनर्जी फेज. अगर हम सेल साइकिल की बात करें तो इंटरफेज वो जगह है
सो यहाँ पे सेल डिवाइड हो जाएगा। ये है एम फेज और ये बची हुई है इंटरफेज। सो दो एम फेज, एक सेल ने यहाँ पे दो डॉटर सेल प्रोड्यूस किए, ये दोनों डॉटर सेल फिर से सेल साइकिल कंप्लीट करके आ जाएंगे एम फेज में। एंड अगेन हियर दिस पर्टिकुलर डॉटर सेल विल अगेन डिवाइड इनटू टू सेल्स। क्लियर? सो एक जो सेल है उसके यहाँ इस एम फेज में हो गए दो सेल, इसीलिए ये जो दूसरा सेल है वो फिर से साइकिल कंप्लीट करके आ जाएगा एम फेज में। सो इसी तरीके से इंटरफेज, ये जो फेज है वो दो माइटोटिक डिविजन्स के बीच की फेज है। इंटरफेज रिप्रेजेंट्स द गैप बिटवीन टू माइटोटिक डिवीजन। क्लियर? दैट्स व्हाई द इंटरफेज इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंटर माइटोटिक phase. And as the cell will stay 95% of its life cycle in the interphase, this phase will also represents the generation time of cell. Clear? जैसे ही हमने कहा कि 95% जो लाइफ साइकिल का टाइम है वो तो सेल इंटरफेज में ही गुजारेगा, सो इंटरफेज जनरेशन टाइम को भी रिप्रेजेंट करती है। सो इट विल रिप्रेजेंट्स जनरेशन टाइम ऑफ सेल। सो ये भी एक एमसीक्यू आएगा। So these are all the MCQs which comes on interface. इंटरफेस के नाम के ऊपर ही हमेशा MCQ आते हैं। इंटरफेस के कौन कौन से नाम हैं? तो रेस्टिंग फेज इज इंटरफेस, प्रिपरेशन फेज ये भी इंटरफेस को ही कहा जाता है, एनर्जी फेज ये भी इंटरफेस को ही कहा जाता है, इंटरमाइटोटिक फेज ये भी इंटरफेस का ही नाम है, एंड इंटरफेस रिप्रेजेंट्स द जनरेशन टाइम ये भी एक MCQ आता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ, इट इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल। दैट मीन्स 95% जो सेल है अपनी लाइफ साइकिल का 95% हिस्सा वो इंटरफेज में ही गुजारेगा। इस इंफॉर्मेशन के ऊपर मोस्ट ऑफ द टाइम दे कैन आस्क यू न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑल्सो कि एक ह्यूमन सेल है जिसकी लाइफ साइकिल 24 आवर्स की है, तो इसमें से इंटरफेज का ड्यूरेशन कितना है? तो 24 का 95%, इसकी लाइफ साइकिल 90 मिनट्स की है तो इसका 95% इंटरफेस होगा और इसका 5%, 90 मिनट का 5% ये एमफेस होगी। क्लियर फॉर दिस थिंग? सो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो इंटरफेस पे आती है। नाउ एज इंटरफेस इज लॉन्गेस्ट फेज, सो कन्वेंशनली वी हैव डिवाइडेड दिस फेज इनटू 3 सब फेजेस। इंटरफेस को ही हमने 3 सब फेजेस में डिवाइड कर दिया। सो यहाँ हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेल साइकिल को फिर से। सो दिस इज आवर एम फेज एंड दिस मच ऑफ इंटरफेस को हमने फिर से डिवाइड कर लिया इनटू 3 सब फेजेस में। सो वो 3 सब फेजेस कौन सी है? सो यहाँ पे G1 फेज है, ये S फेज है और ये G2 फेज है। So the interphase is again divided into 3 sub phases, G1, S and G2, और ये phases sequential phases है। Clear for this thing? Now जैसे interface को अलग अलग नाम है वैसे ही इन phases को भी अलग अलग नाम है। Let's say for example, देखो कैसे होंगे इसके अलग अलग नाम। Here the G stands for growth. Okay, so this G1 phase is also called as growth phase 1. Okay, and here the G also stands for gap, so this phase is also called as gap phase 1. As this G phase is happening after the M phase, it is happening after the M phase, M phase के बाद हो रही है, इसीलिए बाद को शब्द है पोस्ट, और किसके बाद में हो रही है? एम फेज के बाद में हो रही है, इसीलिए हम G1 फेज को बोलते हैं पोस्ट माइटोटिक फेज, यानी माइटोसिस के बाद में होने वाली स्टेज। सो दिस G1 फेज इज ऑल्सो कॉल्ड एज पोस्ट
mitotic phase. Clear? And as this G1 phase is happening before the synthesis phase, that is S phase, ये G1 phase जो है वो S phase के पहले हो रही है, तो पहले को क्या शब्द है? प्री. So this G1 phase is also called as pre-synthetic phase. So these are the four names which are given to the G1 phase. This S here will stand for the synthesis phase. Okay, so this S phase is called as synthesis phase, and similarly the G2 will also have four names. As G2, here the G will represent growth, so this G2 phase is also called as growth phase 2. Here the G stands for gap also, so it is called as gap phase 2. Then as this G2 phase is happening before the mitosis, यानी माइटोसिस के पहले हो रही है, तो पहले को शब्द है प्री, and it is happening before mitosis, that is M phase, so it is called as yes pre-mitotic phase. And as this G2 is happening after the S phase, after को शब्द है post, बाद में. ओके, सो इट इज हैपनिंग आफ्टर एस फेज, दैट इज एस फेज के बाद में हो रही है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं पोस्ट सिंथेटिक फेज. यहाँ पे हमको नाम पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम एमसीक्यू में दे विल आस्क यू अबाउट द प्री माइटोटिक फेज. सो वी हैव टू बी थरो कि प्री माइटोटिक फेज क्या है. Whenever we are speaking about the pre-mitotic phase, we are speaking about the G2, and whenever we are speaking about the post-mitotic phase, that is G1. So interphase, which is also called as resting phase, preparation phase, energy phase, intermitotic phase, is divided into three subphases: G1, S, and G2. Here the G1 is called as growth phase 1 or gap phase 1, or it is called as post mitotic phase or pre-synthetic phase. S phase is having the name that is synthetic phase, and G2 is happening after synthetic phase, that's why it is called as post synthetic phase. As G2 is happening before mitosis, it is called as pre-mitotic phase. Here G stands for both growth and gap, so it is growth phase 1 and gap phase, it is growth phase 2 and gap phase 2. Clear? So these are the various names which are given to the subphases of interphase. Now speaking about the individual phases, here we have to remember MCQ which comes on the individual phase. As we have said कि the interphase is the longest phase of cell cycle. Cell cycle की longest phase interphase है, लेकिन interphase की longest phase कौन सी है? So the answer is G1 phase. G1 phase is the longest phase of interphase. So here we will get our second MCQ. G1 phase is longest phase of interphase. सेल साइकिल की लॉन्गेस्ट फेज इंटरफेज, इंटरफेज की लॉन्गेस्ट फेज G1 phase. Okay, this phase G1 phase is also called as decision making phase, because whether the cell wants to undergo a cell division or not, this decision should be taken in G1 phase. G1 phase ये decision making phase है, क्योंकि सेल को डिवीजन करनी है कि नहीं करनी, ये डिसाइड करने का जो टाइम है वो G1 phase ही है. इसीलिए the G1 phase is also called as decision making phase. तो सर अगर सेल ने डिसीजन लिया कि उसको डिवीजन नहीं करनी है, तो फिर सेल क्या करेगा? तो सेल डिवीजन बंद कर देगा और सेल कोई ना कोई स्पेसिफिक फंक्शन ले लेगा. ओके, सो व्हेनेवर द सेल विल डिसाइड नॉट टू डिवाइड, इट विल गेट आउट फ्रॉम द सेल साइकिल एंड इट विल टेक ओवर सर्टन फंक्शन. सच अ सेल
which have decided not to divide and it has taken over a certain function, that cell is considered in the different phase of cell cycle, and that phase is called as G0 phase. So when we say कि if this is a G1 phase, this is S and this is G2 phase, if the cell has decided not to divide, then this cell will go out of the cell cycle, okay, and this phase where the cell is not dividing and is performing certain function, this phase is called as G0 phase. Clear? So सेल को सेल डिवीजन करना है या तो फिर G0 फेज में जाना है, ये डिसीजन उसको कहाँ लेना पड़ेगा, ये डिसीजन उसको G1 फेज में लेना पड़ेगा, इसीलिए G1 फेज को हम डिसीजन मेकिंग फेज भी बोलते हैं. नाउ व्हाट इज अबाउट द G0 फेज?